अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सफ़ी अमजद और आप सब देख रहे हैं टॉक विद सफ़ी। कल एशिया कप का फाइनल था पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जो कि श्रीलंका जीत गया। श्रीलंका ने अपना छठा एशिया कप अपने नाम किया है। वो 6 बार एशिया कप जीत चुकी है। पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 2 बार जीता है। कल पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा चांस था कि वो कल की जीत करके तीसरा एशिया कप अपने नाम कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने उस मौके को ज़ाया किया। इंतहाई इंतहाई बुरी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। और बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो, सब में पाकिस्तान ने इंतहाई बुरी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। हम सब काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, और जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग डिसअपॉइंट करते हुए आ रही है। हमें उम्मीद थी कि शायद फाइनल में कुछ अच्छा करे, लेकिन फाइनल भी उन्होंने उसी तरह किया जैसे वो पूरे टूर्नामेंट में करती हुई आ रही है। और बात करते हैं श्रीलंका टीम की। श्रीलंका टीम ने जिस तरह पहले मैच के बाद अपने आप को दोबारा कमबैक किया इस टूर्नामेंट में, और जिस तरह उनकी यंग टीम है, नई टीम है, और ना कोई बड़े प्लेयर उनके पास, ना ही कोई बड़े नाम है इतने, लेकिन जिस उन्होंने खेल के दिखाया, जिस उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, ना उन्होंने देखा कि हम टॉस हार रहे हैं ना टॉस जीत रहे हैं। उन्होंने चैंपियंस की तरह खेल के देखा और प्रूफ किए कि किसी टीम में कोई बड़े नाम हो या ना हो, और ज़रूरी नहीं कि आपके पास रैंकिंग प्लेयर्स बैठे हों तब आप जीतोगे, आपके पास कोई रैंकिंग बॉलर हो तब आप जीतोगे। उन्हें शो किया कि अगर आप मिल के खेलो, इकट्ठे होकर खेलो और पूरी टीम परफॉर्म करती है तो फिर कैसे खेलते हैं और कैसे जीतते हैं। तो हमें श्रीलंका ने कल खेल के देखा और कल हमें जीत के दिखाया। तो वेरी वेल डन श्रीलंका टीम, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू श्रीलंका टीम। जिस तरह उनके मुल्क के हालात थे तो ये जीत वो डिज़र्व भी करते थे, और दे आर डिज़र्विंग जैसे उन्होंने खेला। तो वेरी वेल डन श्रीलंका। जब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान टीम ने हम सबको बहुत मायूस किया। उनकी बैटिंग ने मायूस किया। हमारी बॉलिंग फिर अच्छी कर रही थी, लेकिन बैटिंग ने काफ़ी मायूस किया। तो चलिए बात करते हैं मैच पर। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि टॉस काफ़ी क्रूशल होता है, और इन पूरे एशिया कप में हमें इसका नज़र आ रहा है कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग ले रही है और फिर वो मैच भी जीतती है। तो यहाँ पे टॉस काफ़ी क्रूशल था। और जब कल पाकिस्तान टॉस जीता तो हमें लग रहा था कि अब पाकिस्तान 50 to 60% मेंटली मैच जीत चुका है। पाकिस्तान को थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना होगा, उसके बाद पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन जब हमने टॉस जीता, हमने बॉलिंग चूज़ की, तो बस हमें लग रहा था कि हम मैच जीत चुके हैं। लेकिन जब हमारी बॉलिंग आई और हमने उनको पहले 58 या 5 आउट कर लिए, तो हमें वहाँ तो लग रहा था कि बस ये मैच हम वन साइड जीत जाएंगे इनसे, और कोई इनको 100 के अंदर अंदर आउट कर देंगे। श्रीलंका के प्लेयर्स ने जिस तरह 5 विकेट गिरने के बाद कमबैक किया और इतनी बड़ी पार्टनरशिप की, तो उसमें सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स को क्रेडिट नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमारे कैप्टन बाबर आजम को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह उसने इतनी पूरी कैप्टनसी की है पाकिस्तान के लिए। जब आप 5 विकेट टीम की गिरा चुके हो और विद इन पावर प्ले आप 3 विकेट गिरा चुके हो, फिर 7-8 ओवर तक आप उनकी 5 विकेट गिरा चुके हो, तो क्यों ना आप और उनकी स्ट्राइक के लिए जाओ, उनकी 1-2 विकेट और गिराओ, उनको बिल्कुल बैकफुट पे कर दो। और क्योंकि हम जानते थे कि हसरंगा और राजापक्सा खड़े थे, इसके बाद उनके पास कोई बैट्समैन नहीं है, एक ऑलराउंडर है, फिर सारे बॉलर्स हैं, तो वहाँ क्यों ना विकेटों के लिए जाते। कि बाबर आजम ने वहाँ भी सोच लिया कि नसीम और हारिस को आपने साइड पे कर लिया, उनके 4 ओवर बचा लिए कि इनसे मैं आखिरी 4 ओवर कराऊंगा, तो आप क्यों ना वहाँ नसीम और हारिस को एक और ओवर देते और उनसे एक और विकेट गिराते और उनको बिल्कुल बैकफुट पे करते और उनको अंडर 100 ऑल आउट करते। लेकिन बाबर आजम ने यहाँ बिल्कुल इमेच्योर गेम खेली, इमेच्योर कैप्टनसी की है, और यहाँ पे पाकिस्तान मैच इजीली जीत सकता था। जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने स्टार्ट में 5 विकेट लेके दी, जिस तरह हारिस ने स्टार्ट किया, जिस तरह नसीम ने स्टार्ट किया, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसने उन दोनों ने एक एक बॉल बॉल किया, तो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट से जिस तरह टपके के बाद बॉल अंदर आई और जिस तरह विकेट लगी, तो ये बाबर आजम ने सही यूटिलाइज़ नहीं किया अपने बॉलर्स को। और दूसरी बात, जो इफ्तिखार था, जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक कवर भी नहीं किया और पूरे टूर्नामेंट से वो एज अ बैट्समैन खेल रहा था, उसने कहीं भी बॉलिंग नहीं की कि हम कहीं को एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं। वो फाइनल में आके बाबर आजम ने उसको ओवर दे दिया है। उसको ओवर क्यों दिया? जब तुम्हारे पास नवाज जैसा बॉलर है, तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड है इस टाइम मोहम्मद नवाज, जिससे उसने पूरे टूर्नामेंट में विकेट्स लेके दिए, इकोनॉमिकल बॉलर रहा है। उस पर रन्स करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था हर बैट्समैन को, जिससे लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा था, विकेट्स के अंदर बॉल कर रहा था। तो तुमने यहाँ पे बाबर आजम ने यहाँ पे मोहम्मद नवाज की जगह इफ्तिखार अहमद को लिया और इफ्तिखार अहमद को उस पर प्रायोरिटी दी है और उससे बॉलिंग करवाई है। तो ये हम सबका सवाल है बाबर आजम से कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और क्यों चल रहा था। मुझे जितनी समझ आई है कि इनने इफ्तिखार इसलिए बॉलिंग कराई है कि ये जिस इफ्तिखार अहमद से बातें हो रही थी कि इफ्तिखार अहमद क्यों खेल रहे हैं मैच में, और जब वो परफॉर्म भी नहीं कर सक रहे, वो तो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो फिर हम हैदर अली को क्यों ना खिलाएं। तो बाबर आजम ने यहाँ पे उसकी बॉलिंग कराई है ताकि वो हैदर अली को, जो सिर्फ एज अ बैट्समैन है, तो उसको एज अ बैट्समैन ना खिलाएं, बल्कि हम इफ्तिखार अहमद को हमने एज अ ऑलराउंडर खिलाया फाइनल में, तो उसने हैदर अली इफ्तिखार अहमद से इसलिए बॉलिंग कराई है। तो ये एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये था, उस टाइम लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ था राजापक्सा, दूसरी साइड पे राइट हैंडर था वो सरंगा।
तो बाबर आजम को ये नज़र नहीं आया कि जैसे मोहम्मद नवाज ने लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग की थी, ऋषभ पंत को बॉलिंग की थी, उसने उसने नजीबुल्लाह ज़ादान को बॉलिंग की थी, तो क्या उसने किसी लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं की पूरे टूर्नामेंट में? कि जब यहाँ पे राजापक्सा खड़ा हुआ है तो आप अपने पार्ट टाइम बॉलर को ला रहे हो, इफ्तिखार अहमद, जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक ओवर भी नहीं किया, और आप एंड फाइनल में इतने बड़े मैच में, इतने क्रूशल मैच में, इतने क्रूशल सिचुएशन में आप मोहम्मद नवाज की जगह इफ्तिखार अहमद को ले आए हो। तो ये काफ़ी काफ़ी बुरा डिसीजन था बाबर आजम का, और यहाँ पे हम इजीली उनको मैच हरा सकते थे। यहाँ पे अगर मोहम्मद नवाज को होते हो, फिर आप मोहम्मद नवाज को लाए और 16 ओवर में सिर्फ उससे एक ओवर कराया, और उसने उस ओवर में भी आपको सिर्फ 3 रन लेके दिए हैं। तो ये मेरी सोच से बाहर था, और काफ़ी गुस्सा आ रहा था उस टाइम जब बाबर आजम ने ये डिसीजन लिया। और जब आप अच्छा चलिए, जब आपको नज़र आ रहा है कि आपके जो मेन बॉलर है मोहम्मद हसनैन, जो हमारा वीक बॉलर है, हम जानते हैं कि उसकी लाइन लेंथ में हमेशा से मसला रहा है, और सिर्फ पेस को नहीं देखी जाती, लाइन लेंथ ही मैटर करती है, जो कि उस लड़के में थोड़ा सा है, वो लाइन लेंथ उसकी इतनी खास नहीं है, वो मसले कर लेता है। तो जब आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ से हसनैन मार खा रहा है, तो आपको चाहिए कि हसनैन को 2 ओवर ना देते, 2 ओवर पहले कर चुके हैं, तो 2 ओवर उसको ना देते, और ये इफ्तिखार और नवाज से आप उसके जब ओवर पूरे करवा लेते, तो आखिर में जो आपको हसनैन पे जो 2 ओवर में 20-25 रन पड़े, तो वो ना पड़ते, और वहाँ 20-25 रन हम बचा सकते थे। लेकिन वो बाबर आजम ने इंतहाई चोटी शो की है। उसके बाद 5 विकेट के बाद जब उन्होंने अच्छी बड़ी पार्टनरशिप की, और यहाँ पे बाबर आजम ने काफ़ी पूरा कैप्टनसी की, तो उसके बाद उनने वो स्कोर 170 तक कर दिया। फिर एंड में हमारे हर बॉलर्स ने मार खाई, और दाद देनी पड़ी कि क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंका की टीम को, जिस तरह उनकी विकेट्स गिरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी गेम नहीं छोड़ी, और अपने स्ट्रोक्स खेलते रहे हैं। हर बुरी बॉल को उन्होंने शॉट मारी, हर बुरी बॉल को उन्होंने चौका खेला है। तो काफ़ी अच्छी क्रिकेट थी श्रीलंका की तरफ से। उनका माइंडसेट नज़र आ रहा था कि वो डर नहीं रहे थे, कि वो उनकी 5 विकेटें भी गिर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी गेम खेल रहे थे। जिस तरह राजापक्सा ने आगे क्रीज पे थोड़ा स्टे किया, अपने आप को सेटल किया, फिर उसकी वजह से उसने शॉट्स खेली हैं, और वो हम सबको नजर आया कि वो अकेला बंदा वन साइडेड वहाँ से मैच लेके चला गया। तो क्रेडिट गोस टू राजापक्सा एंड श्रीलंका टीम, वेरी वेल प्लेड। तो फिर बीच में जैसे हम इस पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में हमारी फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही, तो वही हुआ कि फिर शादाब खान जो पाकिस्तान का गन फील्डर है, बेस्ट फील्डर है इस टाइम, और दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में आता है शादाब खान, वो थोड़ा सा कैच के लिए थोड़ा सा एक ओवर स्टेप हो गया, उससे कदम आगे चला गया, जिसकी वजह से कैच थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो गया, और उससे कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद एक और मिस जजमेंट हुई जब, लेकिन वहाँ पे कोई कॉल नहीं की आसिफ अली और शादाब ने, वहाँ पे दोनों कोलैप्स करके, जिसकी वजह से एक और कैच मिस हुआ, साथ ही तो छक्का हो गया। जब राजापक्सा का 46 पे कैच मिस हुआ, तो उसकी वजह से 71 स्कोर किया, उसने 26 ऐड किया पाकिस्तान, 26 मोर रन उसने ऐड किए पाकिस्तान के लिए टारगेट में। तो वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद ये 2 कैचेस के बाद श्रीलंका 130 से 170 तक पहुंची। अगर वो कैच हो जाए तो उनके पास पीछे बॉलर्स थे, तो पाकिस्तान को वापस कर सकता था, लेकिन इन कैच मिस का पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से श्रीलंका ने काफ़ी तगड़ा टोटल दिया। 170 अगर आम सच्चे मैच में देखा जाए तो इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन फाइनल के लिए काफ़ी बड़ा टोटल है। और 120-180 एक ऐसा स्कोर है जो अगली टीम प्रेशर लाते हैं। तो वही हुआ कि 170, और जब आखिरी 2 बॉल पे 2 छक्के हमें लगे, 160 से 170 हुआ, तो वहाँ से उनको एक और मोमेंटम मिल गया श्रीलंका की टीम को, जो मोमेंटम लेके फिर वो बॉलिंग में उतरी। तो ये 170 काफ़ी बड़ा टारगेट था फाइनल के लिए, और वही हुआ, पाकिस्तान इसको बनाने में नाकाम रहा। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो हमें लग रहा था कि शायद आज बाबर आजम का दिन हो, फ़खर जमान का दिन हो, और रिजवान जिस तरह परफॉर्म कर, तो हमने कि शायद आज ये 3 हमें ऊपर से अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, और अपना आपको कमबैक भी करें, स्कोर भी फॉर्म भी आ जाएगी उनकी, कमबैक भी हो जाएगा, पाकिस्तान में भी जीतेगा। बाबर आजम एक गलत शॉट खेल के, गलत शॉट तो नहीं, खैर उसकी बैड लक थी वहाँ पे कि उसने शॉट खेल लिया और सीधा फील्डर के हाथ में चली गई। उसके बाद अगली ही बॉल पे फ़खर जमान, इतनी बुरी बॉल थी, इतनी बाहर विकेट से बाहर बॉल थी, वो उसने खेली और सड़ा हो गया। तो इन दोनों की काफ़ी बैड लक थी इस पूरी टूर्नामेंट में, पूरी सीरीज़ में, और काफ़ी बुरा रहा इनके लिए सीरीज़, वर्स्ट सीरीज़ रही इन दोनों के लिए टूर्नामेंट रहा। उसके बाद हमें जब रिजवान इफ्तिखार आया, तो चले रिजवान स्कोर को एंकर कर रहा था, इनिंग को एंकर कर रहा था, हमें नज़र आ रहा था कि वो आखिर तक खड़ा रहेगा तो कुछ कर सकता है, और उसने जैसे इंडिया के खिलाफ भी करके दिखाया, वो एंकर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इफ्तिखार अहमद को जब उन्हें निकाला, तो इंडिया के खिलाफ आपने जब नवाज को निकाला, उसने परफॉर्म करके भी दिखाया, तो आज क्यों नहीं ने मोहम्मद नवाज को निकाला, जिनने मोहम्मद नवाज को इतना फजूल प्लेयर समझा कि ना उससे बॉलिंग कराई, 3 ओवर उससे नहीं कराए, और जब उसको बैटिंग में निकाला जा सकता था तो वहाँ पे नहीं निकाला। जो उसने शो करके दिखाया कि इंडिया के खिलाफ उसने 40 रन किए था 22 बॉलों पे, वहाँ पे साथ ही साथ रिजवान उसने प्रेशर भी लूज़ कर दिया था, प्रेशर भी उससे गिरा दिया था, कम कर दिया था। तो आज क्यों ने ऐसा किया और मोहम्मद नवाज को क्यों चांस नहीं दिया?
कि मोहम्मद नवाज को निकाल दे तो शायद वो ऐसे उसी तरह की इनिंग खेल लेता है, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग इतनी खतरनाक नहीं थी जैसे इंडिया की थी। उसने जब इंडिया के बॉलर्स को मारा तो इनको भी मार सकता था। लेकिन यहाँ पे पूरा कैप्टनसी वही बात है कि पूरा कैप्टनसी बाबर आजम की तरफ से यहाँ पे नवाज निकालते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। और जब रिजवान और इफ्तिखार खड़े हुए तो हमें लगा शायद इफ्तिखार आज किसी और प्लानिंग के साथ आया होगा, हिटिंग करेगा, लेकिन जिस तरह की इनिंग रिजवान खेल रहा था, रन ऑफ बॉल खेल रहा था, 45 बॉल पे 50 स्कोर, चलिए ठीक है वो इनिंग एंकर कर रहा था, हम जानते हैं कि वो फिर स्कोर कर सकते हैं और हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम एंकर कर रहा था क्योंकि हमें स्टार्ट में 2 विकेटें गिर गई थी। लेकिन इफ्तिखार अहमद जब एक बंदा स्टॉप और थोड़ा स्लो खेल रहे थे और रन ऑफ बॉल स्कोर कर रहे तो तुम क्यों ऐसा खेल रहे हो, तुम हिटिंग करो ना। और तुम्हें किसने रोके, पीछे इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, तुम इफ्तिखार है, उसका खुजील था, आसिफ था, नवाज था, शादाब था, तो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप हम किस लिए जाते हैं कि हम एक विकेट गिरने के बाद उसने इतना स्लो खेलने लग जाते हैं। और जो हमें श्रीलंका ने शो करके दिखाया कि जब उनकी विकेटें गिर रही थी तब भी उन्होंने अपनी गेम नहीं बदली, उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली, हर बुरी बॉल को उन्होंने हिट किया। और यहाँ पे हम एक बॉल स्टॉप करते हैं, दूसरी बॉल करते हैं, तीसरी बॉल सिंगल लेते हैं, तो भैया ओडीआई चल रहा है, ये कौन सी गेम चल रही है कि आप किस तरह की गेम खेल रहे हो। तो वहाँ पे इफ्तिखार अहमद को चाहिए था कि उससे प्रेशर उतारे, कम करे रिजवान से, बल्कि वो प्रेशर डाला था मोहम्मद रिजवान पे। और जब उसने एक शॉट खेली, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, अगली बार मारने लगा तो आउट हो गया। तो 30 बॉल 32 रन बड़े तुरंत मारे गए। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की जीत के लिए काफ़ी उसने मेहनत की है स्कोर के लिए। 4 डालते हैं इस 30 बॉल पे 30 रन का, जिससे उसने परफॉर्म किया पूरे टूर्नामेंट में। हैदर अली कह के हम थक गए थे, हैदर अली हैदर अली हैदर अली, वो एक बेस्ट प्लेयर था, बेस्ट हिटर था और चांस देना चाहिए था इफ्तिखार अहमद की जगह पे। उसके बाद रिजवान और इफ्तिखार गेम को इतनी डीप ले गए थे, चाहिए थे इनको फिनिश करके आते, लेकिन नहीं, वहाँ पे पहले रिजवान इफ्तिखार आउट हुआ, प्रेशर डायरेक्ट रिजवान पे आ गया, रिजवान ने 1-2 शॉट्स खेली, उसका रिजवान भी आउट हो गया। तो इन दोनों ने 16 ओवर में दोनों कहीं जाके आउट हुए हैं, सिर्फ 4 ओवर से पीछे 60 रन थे। तो पीछे प्लेयर्स के लिए इंतहाई मुश्किल था और इम्पॉसिबल भी था, क्योंकि 2-3 बॉल हर प्लेयर मांगता है कि सेट हो जाए क्रीज को, देखे कि बॉल कैसे आ रही है, उन तक नहीं आ रही, तो 2-3 बॉल हर प्लेयर मांगता है। उस टाइम मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका था और उस टाइम कोई भी हिटर आता तो 2-3 बॉल वही स्टे करने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने ऐसा हल कर लिया था कि बस पहली बॉल से हमें शॉट मारने की ज़रूरत थी। जैसा आया खुशदिल आया, उसने पहली बॉल सेट किया, वो कैच हो गया। फिर वही हुआ जब आसिफ अली आया, उसने पहली बॉल सेट किया, पहली बॉल पे आउट हो गया। तो गलती इनकी भी है, लेकिन गलती ज़्यादातर यहाँ पे इफ्तिखार अहमद की थी कि उसने इतना प्रेशर डाला हमारे नीचे मिडल ऑर्डर पर कि उनको स्टे करने का मौका नहीं था, वो उन आने साथ हिटिंग करनी थी, वही हुआ कि हिटिंग के आउट हो गए। उसके बाद नवाज भी कुछ नहीं कर सका, फिर शादाब आउट हो गया, सब पाकिस्तान ऑल आउट हो गया 147 पे और 23 रन से हम मैच हार गए। पाकिस्तान की बैटिंग इस पूरी टूर्नामेंट में हमें डिसअपॉइंट किया है। और पहली मैच को देखते हैं जो इंडिया के साथ, उसमें भी हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई थी और एक्सपोज हुई थी, लेकिन उसमें हमारी बॉलिंग ने इतना उनको फंसा के रखा था, इतना कुछ उन पर फंसा के रख दिया था कि वो हमें नज़र नहीं आया हमारी बैटिंग की गलती, हम अपनी बॉलिंग की तारीफ़ करते रह गए और बस वहाँ पे हमारी बैटिंग उस दिन बच गई। उसके बाद हांगकॉन्ग छोटी टीम थी, उस पर हमने बहुत तोड़ा मार लिया, 190 स्कोर कर लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मैच था इंडिया के खिलाफ, उसमें चले हमारी बैटिंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो भी तब जब ऊपर से रिजवान और नवाज ने मैच संभाला। उसके बाद हमारे मिडल ऑर्डर पे बात हुई तो 10-12 रन करके आउट, मतलब 10-12 रन की ज़रूरत थी तो वो कर सके, लेकिन जब बड़ा स्कोर आता है हमारे मिडल ऑर्डर पर और ज़्यादा ओवर्स आते हैं तब ये हमेशा एक्सपोज हो जाते हैं और हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं। उसके बाद अगला मैच जब अफगानिस्तान के खिलाफ था, उसमें 120 पे हुआ, अफगानिस्तान का कोई स्कोर था 120-130। और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग आई, जिस तरह पाकिस्तान बाबर आउट हुआ, फ़खर सारे आउट होते गए, आखिर में नसीम शाह ने 2 छक्के मार के मैच जिताया। तो उस दिन भी जो सारी नेगेटिव थिंग्स थी वो डायरेक्ट कार्पेट के नीचे चली गई और छुप गई, और जो पॉजिटिव थिंग थी कि पाकिस्तान में जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, वही चीज़ सबको नज़र आ रही थी। और जो पाकिस्तान की बैटिंग ने फिर फ्लॉप हुआ था वो किसी को नज़र नहीं आया उस मैच में भी। उसके बाद जो हमारा हम फाइनल में क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद जो श्रीलंका के साथ हमारा एक मैच था फाइनल से पहले, ये एज अ वार्म मैच था, कोई मान नहीं रखा था। उससे पाकिस्तान की बैटिंग फिर से फ्लॉप हुई, फिर से एक्सपोज हुई, फिर से मिडल ऑर्डर हमारा कोलैप्स हुआ, कुछ नहीं कर सका। तो सब ये कह रहे थे कि फाइनल से पहले मैच, इसीलिए हम सब ने ईजी होकर खेले और हमारे मेन प्लेयर्स नहीं थे, हमारा नसीम नहीं था, हमारा शादाब नहीं था। तो नसीम और शादाब तो बॉलर्स हैं, आपके बैट्समैन हैं, तो फिर भी उस मैच में कुछ नहीं किया, तो 120 पे ऑल आउट हो गए थे। तो ये तो पाकिस्तान को अलार्म मिल रहा था पाकिस्तान को पहले मैच से लेके कि हमारी बैटिंग मसला कर रही है। और अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, और आगे वर्ल्ड कप है, काफ़ी बड़ा इवेंट है। अब देखते हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं और जो हकदार हैं नंबर्स के 5-6 नंबर के,
क्या उनको लाता है कि नहीं, क्या हैदर अली को चांस मिलता है कि नहीं, तो ये देखेंगे हम। सो ओवर एंड ऑल बैड क्रिकेट प्लेड बाय पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, फील्डिंग एंड बैटिंग, तीनों शो में पाकिस्तान ने इंतहाई बुरा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमें मैच हारना पड़ा। और यहाँ पे शुएब मलिक ने भी एक ट्वीट की और काफ़ी प्लेयर्स ने जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं सब ने ट्वीट किए हैं और काफ़ी गुस्सा थे पाकिस्तान टीम की जो जिससे खेले। और शुएब मलिक ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने बताया कि जब तक हम अपनी इन कल्चर से निकलेंगे कि हम जिसको पसंद करते हैं उसको टीम में रखेंगे, जिसको नहीं करते उसको नहीं रखेंगे, जिसके साथ दोस्ती उसको टीम में रखेंगे और जिसके साथ नहीं उसको टीम में नहीं रखेंगे, तो तब तक पाकिस्तान टीम हमेशा इसी कारकर्दगी के साथ रहेगी। और यही हाल होता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और जो पाकिस्तान खेल रही है उसका यही हाल होता है जब तक हम इस कल्चर से बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ पे उसने काफ़ी सच्ची बात की और हमें नज़र भी आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इन चीज़ों से बाहर निकले और जो हकदार है और जिसकी जगह बनती टीम में वो टीम में आए और परफॉर्म करे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और हम उम्मीद करते हैं कि जो आगे सीरीज़ आ रही है इंग्लैंड के साथ और फिर न्यूजीलैंड के साथ उसमें पाकिस्तान एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आए, बैटिंग हमारी जो मसला कर रही है वो मसले ख़त्म हो जाएँ, मिड ऑर्डर सेट हो जाए हमारा, उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर शुएब मलिक अगर जगह देते हैं तो दें। और बॉलिंग हमारी काफ़ी हद तक अच्छी बॉलिंग है और भी इम्प्रूव होगी जब शहनशाह टीम को ज्वाइन करेगा, तो काफ़ी हद तक बॉलिंग हमारी अच्छी और भी इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन बैटिंग पे नज़र डालनी है, उस पर गौर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।